इस लेक्चर के अंदर हम थोड़ी अपनी डिव्स की सेटिंग करेंगे, जो हमने ये आप मेन टैग के अंदर हमने डिव्स के अंदर टेक्स्ट लिखा है, इसको थोड़ा सेट करेंगे। और उससे पहले मैं एक थोड़ा-सा आपको बताता चलूँ, जो हमने ग्रेडिएंट कलर हमने यूज़ किया था पिछले लेक्चर में, उसको मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो मैं आपको दूँगा डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। इस डॉक्यूमेंट में ये ग्रेडिंग कलर दोनों यूज़ हुए हैं, आप इसको यूज़ कीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद आपने जो वेबसाइट अपना मैं होमवर्क दूँगा आगे, तो आप जब उसके लिए डिज़ाइन करेंगे तो आप अपनी यूज़ कर सकते हैं चीज़ें। मगर ये डॉक्यूमेंट जो आपने बनानी है, प्रैक्टिस करनी है, उसमें ये ग्रेडिंग कलर आपने यूज़ करना है। मैं इसमें जाता हूँ स्टाइल डॉट सीएसएस में, और इसको हमने रन कर एक बार देख लेते हैं कि हम कौन-सी पोज़ीशन में इस टाइम खड़े हैं। ये मैंने रन किया हुआ है इसको। एक छोटी-सी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये नीचे देख रहे हैं, ये मैं एक ब जब हम पहली वेबसाइट बना रहे थे तो हमने इमेज उसमें डाली थी, तो इमेज में मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि पीछे से इमेज रिपीट होगी, वो हो नहीं रही थी क्योंकि उसमें, तो इसलिए मेरा लैपटॉप स्क्रीन साइज़ में वो शो नहीं हो रहा था रिपिटेशन उसकी। अब यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं कि ये ग्रेडिएंट कलर है, मगर ग्रेडिएंट कलर नीचे रिपीट हो रहा है, दोबारा से उसकी रिपिटेशन हो रही है। इसको हम हल करते हैं। हल करने के लिए हम देखते हैं, इसकी सीएसएस में जाते हैं। सीएसएस में जाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड को ग्रेडिएंट कलर दिया हुआ, तो हम जो सीएसएस लिखेंगे वो हम बैकग्राउंड के अंदर ही लिखेंगे। हम एक बार ये करके देख लेते हैं, बैकग्राउंड साइज़ जो हमने यूज़ किया था उसको कवर करके देख लेते हैं। कवर लिख के जो हमने पहले यूज़ किया था पिछली वेबसाइट में, सेव करते हैं, रन करता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसा प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं कि जब कवर से भी हल ना हो आपका, बैकग्राउंड रिपीट को देख लेते हैं कि ये क्या करता है। बैकग्राउंड रिपीट भी हमने पढ़ा था, जो रिपीटिशन के लिए बैकग्राउंड रिपीट, रिपीट नो रिपीट करके देख लेते हैं इसको। ये भी कर लिया, सेमीकोलन चेक करते हैं। नो रिपीट हुआ तो नीचे से उसने व्हाइट स्पेस दे दिए। अब ये प्रॉब्लम मैं उसमें दिखाना चाह रहा था आपको, अब हम इसमें देख लेते हैं, इसमें हमारी जाएगी। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आपके साथ आया तो हम कर सकते हैं एचटीएमएल, एचटीएमएल का टैग जो हमारा मेन टैग है, जो सोर्स कोड में जाएँ तो हमारे पास ये मेन टैग है एचटीएमएल टैग, इसकी हाइट हमने क्या कर लेनी है, 100% कर देनी है। 100% करेंगे तो उम्मीद है कि हमारा मसला ये हल हो जाएगा। देख लें, हमारा मसला हल हो गया, ठीक है? ये एक प्रॉब्लम थी, हो सकता है आपके साथ भी आए। जब आप ग्रेडिएंट यूज़ करेंगे, आपके साथ आएगी। इसको आप इस तरह से हल कर सकते हैं। अब जो अगला स्टेप है हमारा, हमने इस डिव को, इसके टेक्स्ट को, हेडिंग को हमने थोड़ा स्टाइल देना है, और ये बैकग्राउंड कलर पीछे से रिमूव करते हैं। सबसे जाते हैं हम मेन में, ये बॉक्सेस के हमारे जो बॉक्स 1 और बॉक्स 2 हमने बनाए थे, इसका बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देते हैं। रिमूव करके हम सेव करेंगे इसको, और इसमें अब हमने क्या करना है कि जो हमारी हेडिंग है, इस हेडिंग को हमने कलर देना है, सेटिंग करनी है, थोड़ी-सी सेटिंग कर लेते हैं। इसको रन करके देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास अब बैकग्राउंड कलर रिमूव हो गया है। कई बार आपका ये जो ऊपर व्यू आ रहा होता है, ये सही सेटिंग नहीं दे रहा होता, तो ब्राउज़र में आपने चेक कर लेना है कि आप सही चल रहा है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा कई बार आप काम करते हैं ड्रीम व्यूअर में तो थोड़ा स्लो हो जाता है, इस वजह से वो सेटिंग कई बार शो नहीं सही तरीके से करता, तो ब्राउज़र में शो हो रही होती है। हमारे ब्राउज़र में बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, यहाँ पे आपको व्हाइटनेस नज़र आ रही है। अब मैं क्या करूँगा कि हमने इसकी सबसे पहले जो हमारे पास सोर्स कोड में जाएँ और देखें कि मेन टैग के अंदर एक हेडिंग है, हेडिंग 1 हमने बनाई थी। इस हेडिंग की हम स्टाइल शीट लिखते हैं। स्टाइल शीट लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हेडिंग है ये मौजूद कहाँ पे है, ये बॉक्स 1 के अंदर मौजूद है, या हम इसको कर लें, या हम इसको एक सिर्फ़ H1 जो पूरी वेबसाइट के लिए जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं पेज, इसके लिए पूरे H1 जहाँ-जहाँ पे होगा उसके लिए हम CSS लिख लेते हैं इसके अंदर, जैसे हमने पिछली जो वेबसाइट बनाई थी उसके अंदर लिखा था। मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ हम दे देते हैं इसको 20 पिक्सल करके देखते हैं क्या साइज़ बनता है। ज़्यादा देना चाहिए, 20 नहीं, इसको हम 60 करके देखते हैं, बहुत बड़ा हो गया है। 40 करके देखते हैं, सही है साइज़, ठीक है। और हम इसको फ़ॉन्ट कलर यूज़ कर लेते हैं। फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट कलर को यहाँ पे देने के बजाय हम ऐसा कर लेते हैं कि हम बॉडी के टैग के अंदर एक कलर दे देते हैं। कलर जो है वाइट होना चाहिए आपका, वाइट होना चाहिए। मैंने बॉडी के अंदर वाइट कर दिया, इसका ये मतलब है कि इस वेबसाइट डिज़ाइन के अंदर जितने भी टेक्स्ट है उस सब का कलर वाइट कर दो, ठीक है। उसका कलर इसने, अब जितनी भी हेडिंग्स और हमारे पास पैराग्राफ्स हैं उसका कलर वाइट हो गया है। लिंक को उसने वाइट नहीं किया, कर देता है, अगर ना करे तो आपने उसके, हम अलग से इसको देखेंगे, इससे कलर हम खुद चेंज कर लेंगे, ठीक है। बाकी देखें हेडिंग्स और उसने पैराग्राफ का कलर वाइट कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि हमें अब हेडिंग के जो हम बना रहे हैं उसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ सिर्फ दिए, कलर देने की ज़रूरत नहीं है। इसकी पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग बॉटम दे देते हैं, इसको हम 20 पिक्सल
देख के देखते हैं बॉटम पे कितनी पैडिंग होगी। ठीक है, अच्छी पैडिंग आ गई है। हमेशा आप क्या होगा जब भी आप हेडिंग देंगे उसकी पैडिंग बॉटम कितनी होगी 20 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद हम इसको फ़ॉन्ट जो है अभी हम सेलेक्ट नहीं करते, हम नेक्स्ट लेक्चर में गूगल फ़ॉन्ट से डिफरेंट फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करके उनको यूज़ करेंगे। जो फ़ॉन्ट अभी है उसी को हम यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं नीचे पैराग्राफ के लिए लिख लेता हूँ। इसमें हम फ़ॉन्ट साइज़ इसका यूज़ करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करेंगे हम, यूज़ कर लेते हैं हम इसका 16 पिक्सल कर लेते हैं फ़ॉन्ट साइज़। और इसका जो है इसमें हम एक और काम कर लेते हैं कि इसमें जो ये जो पैराग्राफ है, ये इसको 2 पैराग्राफ में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने पिछले में जब इसका पैराग्राफ पेश किया था तो ये सिंगल पैराग्राफ पे बना दिया था हमने। हम इसको 2 पैराग्राफ, ये पैराग्राफ 1 है और इसी के अंदर ये 2 पैराग्राफ्स आ गए। अब आप देखें हमारे पास 2 पैराग्राफ्स आ चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर एक जो हम नई चीज़ अब पढ़ेंगे वो ये है लाइन हाइट। किस लिए यूज़ होता है अभी हम देख लेते हैं। लाइन हाइट हम रखते हैं 10 पिक्सेल्स, 10 पिक्सेल्स करते हैं लाइन हाइट। लाइन हाइट का मतलब क्या होता है, अब ये कम है, मैं इसको थोड़ा और ज़्यादा कर 20 पिक्सेल्स। ये जो 2 लाइन्स हैं, जैसे मैनी पीपल हैव डिफ़िकल्टी और इन ग्रेटन, यहाँ तक ये पूरे पैराग्राफ के अंदर इन 2 लाइनों के बीच में जो गैप है उसको हम कहते हैं लाइन हाइट कहते हैं। अब लाइन हाइट को दोबारा अगर मैं थोड़ा-सा और ज़्यादा कर लेता हूँ, 22 कर देते हैं और फिर चेक करते हैं। ये देखें लाइन हाइट हमारे पास गैप इंक्रीज़ होता जा रहा है। अगर मैं थोड़ा-सा ज़्यादा करके दिखाऊँ ताकि आपको महसूस हो कि कुछ गैप ये देखें कितना ज़्यादा गैप आ गया, ठीक है। लाइन हाइट हम रखते हैं 23 कर लेते हैं। और पैराग्राफ के एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच में पैडिंग कितनी हो जाए, पैडिंग बॉटम में हम रख लेते हैं 10 पिक्सल। अगर हम पैडिंग देते हैं इसको तो देखते हैं कितना डिफरेंस आता है, ठीक है। देखिए एक पैराग्राफ, ये पैराग्राफ एंड हुआ, इसकी कितनी पैडिंग है नीचे बॉटम में 10 पिक्सेल्स। और ये पैराग्राफ है, हर पैराग्राफ की अब कितनी बॉटम में होगी 10 पिक्सेल्स। पूरी वेबसाइट के अंदर जितने पैराग्राफ्स होंगे उन पैराग्राफ्स के बीच में जो हमारी पैडिंग होगी हर पैराग्राफ के एंड की वो 10 पिक्सल होगी, ठीक है। और अब अगला काम हम क्या करते हैं, हम इसको पैडिंग के जो राइट साइड का है पैडिंग हम इसको कर लेते हैं पैडिंग राइट। इसका कितना होना चाहिए हमारे पास 30 पिक्सल, इसको करके देखते हैं। पैडिंग राइट हम देखते हैं हुई है कि नहीं। 30 पिक्सल है, हम इसको 100 करके देखते हैं 100 पिक्सल्स। ये देखें अब वो उसने राइट साइड से, अब क्या होगा पूरी वेबसाइट के अंदर जो पैराग्राफ है वो हमेशा उसकी पैडिंग राइट से कितनी होगी 100 पिक्सल्स होगी और उसकी बॉटम कितनी होगी 10 पिक्सल्स होगी। अब ये हमारा हमने जो सेटिंग कर ली है हेडिंग की और पैराग्राफ की अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।